अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। पहनावा लीक्स पर सबका एहतसाब, लेकिन वजीर आजम और उनके खानदान से आगाज। शरीफ खानदान से मुतालिक तहकीकात के लिए 3 माह और बाकी अफराद के लिए 1 साल की डेडलाइन। अपोजिशन जमातों ने मुत्तफिका TORs तैयार कर लिए। वजीर आजम से इस्तीफे पर इत्तेफाक न हो सका। आपके कहने पर घर चले जाएं, ये मुंह और मसूर की दाल। डरने वाले नहीं, अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। नया खैबर पख्तूनख्वा कहां बन रहा है? वजीर आजम नवाज शरीफ का मुखालिफिन से सवाल। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब हुसैन दौरान हिरासत इंतकाल कर गए। रेंजर्स ने 2 रोज पहले हिरासत में लिया। सुबह इलाज के लिए जिना अस्पताल लाया गया। फारूक सत्तार ने हलाकत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने F-16 तैयारे खरीदने हैं तो खुद इसकी कीमत अदा करे, अमेरिका का मुतालबा। F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए फंड्स ना मिले तो मुतबादिल ऑप्शन पर गौर करेंगे, सरताज अजीज ने वाज़ेह कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आज जो एलामिया जारी किया गया, जिसे पेश किया जनाब एतजाज सिंह साहब ने। अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बताया कि TORs जो मुतफ़क़ा तौर पर तैयार किए गए उनकी क्या शक्ल है। लेकिन शामी साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर वहाँ पर सामने आई कि वज़ीर आज़म से जो इस्तीफ़े का मुतालबा था उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका, तो इखलाकी जवाब उसे देने की वहाँ कोशिश ज़रूर की गई है। देखिए, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं ना, उनमें भी इख्तलाफ था और सियासी जमातों के अंदर भी इख्तलाफ था। विद इन पार्टी। ठीक है। देखिए मसलन ये बात दुरुस्त है क्या कि पीपल्स पार्टी के अंदर और PTI के अंदर दोनों के अंदर भी इख्तलाफ था? पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी में एक तरफ तो इत्तेदाद एहसन साहब है जो बड़े अग्रेसिव है और वो तो पंजाब में अपनी सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन जो अपना हमारे शाह साहब खुर्शीद शाह साहब वो उतने अग्रेसिव नहीं है। ठीक। और वो एक ठहरी हुई बात कर रहे हैं। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ में देखें, चौधरी परवेज अली साहब बहुत अग्रेसिव हैं। अगर चौधरी परवेज अली साहब मौजूद नहीं थे वहाँ, लेकिन वहाँ मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो एक इत्तेदाल की बात कर रहे थे। तो फिर ये देखें, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, वो सूबे में उसका अलायंस है PTI के साथ। आज उनके प्रेसिडेंट मसरूर शाह साहब थे वहां पर। अगरचे के अलायंस ऐसा है कि पहले उनके वजीर को करप्शन का चार्ज देके निकाला गया और फिर उन पार्टी ने विड्रॉ किया, उसके बाद फिर उनको शामिल किया गया। तो उनके PTI के साथ जो रिलेशनशिप है ना, तो ऐसे ही है उनकी, मतलब साथ भी है और नहीं भी है, बल्कि नहीं, कैबिनेट में तो मौजूद है ना, तो हुकूमत में मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं कि असलम है मेरा नाम, कमाल उसका नाम है। ठीक है। रहते हैं एक मकाम में मगर बोलते नहीं। ठीक है। इसी तरीके से जो ANP है, तो ANP ने भी सपोर्ट करने से इनकार किया। अफराज साहब खट्टक साहब थे वहां पर। तो अफराज साहब खट्टक साहब जो थे, उन्होंने, उन पार्टी पॉलिसी है ना कि हम इस तरह का बहरान पैदा नहीं करना चाहते, इस वजह से इस्तीफे का मुतालबा जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको आगे नहीं रखा जा सका। TORs आपको जो दो उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, जो यानी शरायत कार जो है उसकी, वो तजवीज़ की है उन्होंने। अब वो अपना साहब पढ़ के सुना रहे हैं। जी, दिखा देते हैं हमारे पास। देखिए जी, चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये एहतसाब का अमल जो है ये शुरू हो। जितने भी नाम पनामा पेपर्स में आए हैं, इंकशाफ हुआ है जिनका, उन सब के लिए और इस अमल में सबसे पहले वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली का एहतसाब और उसकी तफ्तीश और तहकीक हो। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तफ्तीश होगी जिसके उनके तमाम बैरून मुल्क असासे, उनकी तहकीक होगी कि किस तरह वो बने, कितना इनकम टैक्स दिया उन्होंने, किस साल में वो असासे बने, किस साल में उनके सारे अमलाक जो हैं वो ख़रीदी गई,
कौन से फंड से वो इमलाक खरीदी गई, कौन से ज़राए से खरीदी गई, इनमें उनके बच्चों, उनकी बेगम और उनके अपने असासे शामिल होंगे। एक स्पेशल एक्ट पनामा पेपर्स इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट बनाया जाएगा और उस इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट के तहत चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा जो 3 माह के अंदर वज़ीर आज़म के असासों के बारे में फ़ैसला करेगा और बाकी लोगों के फ़ैसले 1 साल में करेगा। सबसे पहली इंक्वायरी वज़ीर आज़म की होगी और इंक्वायरियाँ जूं जूं होती जाएंगी, रिपोर्टें आती जाएंगी और उनको पब्लिक किया जाएगा और इंक्वायरी पब्लिक और ओपन होगी। जो इस्तीफे का मुतालबा था उससे जुड़ा भी उनका एक बयान है, वो भी साथ चलाई दें, देखें जी। वज़ीर आज़म के इस्तीफे पे बड़ी वाज़ेह बात है कि अपोजिशन में इख्तलाफ तो नहीं पर इत्तफाक राय भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम अपने मुतालबे से, इस्तीफे के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, पर जॉइंट डिक्लेरेशन में एक मुश्तरका पोजीशन ली गई है कि इखलाकी तौर पर उनको जो आईनी या इखलाकी तौर पे करना चाहिए उसका हमने जिक्र किया है। पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है इस्तीफे के बारे में कि इस्तीफ़ा दिया जाना चाहिए, तब ही जाके जो इंक्वायरी होगी वो सही माने में इंडिपेंडेंट हो। इसमें कौमी वतन पार्टी बड़ा वाज़ेह स्टांस है, हम इस वक्त इस्तीफा नहीं मुतालबा कर रहे, हम ये कहते हैं कि जब इंक्वायरी हो। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आ गई और इस्तीफे के मुतालबे पर जो बयान आते हैं वो भी आपने देख लिए। देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो हुकूमत ने दे दिए, अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। तो असल बात तो यह है कि अगर कोई बात मिल बैठकर इत्तफाक हो तो तब तो बात समझ में आती है। अगर हुकूमत अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करा सकती तो अपोजिशन कैसे अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सकती? ठीक, जो जिनके पास मिनॉरिटी है, अक्सरियत की हमायत भी इनको हासिल नहीं है हाउस में, और कानून साजी हुकूमत की मुशावरत के बगैर कैसे हो सकती? नंबर 1। नंबर 2, ये फोकस कर रहे हैं सारा नवाज शरीफ साहब के खानदान पर। नवाज शरीफ साहब जी, गोया पनामा लीक्स से मामला आगे ले जाना चाहते, गवर्नमेंट भी आगे ले जाना चाहती है। लेकिन पहली बात, चौधरी शुजात हसन साहब तो कह रहे थे कि पनामा लीक्स के हवाले से सबसे पहले क्लियरेंस होनी चाहिए। तो अगर पनामा लीक्स को ही आप मद्देनजर रखते हैं तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और अगर वजीर आजम और उनके खानदान का एहतसाब यानी वो आपको मतलूब है तो फिर तो आप देखिए, फिर जरदारी साहब का भी उनके साथ ही होना चाहिए, फिर इमरान खान साहब का भी होना चाहिए, फिर असफंदियार वली साहब का भी होना चाहिए। तो ये लीडर जो हैं 4-5 बड़े उन सबके खानदानों को छान पटक कर ली जाए। फिर मगर ये कोई तरीका ऐसा इख्तियार करना पड़ेगा कि ये जो बात अपोजिशन कह रही है वो हुकूमत कबूल कर ले और जो हुकूमत कह रही है वो अपोजिशन कबूल कर ले। ठीक है। शाहमूद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। तो शाह साहब, ये जो मुतालबा था वजीर आजम के इस्तीफे का, वो तो आपकी बात मानी नहीं गई, तो आप उस दस्तबरदार हो गए उससे? जी नहीं शामी साहब, हरगिज दस्तबरदार नहीं हुए। तहरीक इंसाफ अपने उस मुतालबे पर कायम है और वाज़े अक्सरियत जमातों की इस नतीजे पे पहुंची थी कि वजीर आजम अपना इखलाकी जवाज खो बैठे हैं, उन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, तब की राय ये भी थी कि अगर वो वजीर आजम रहते हैं और उनकी मौजूदगी में अगर तहकीक होती है तो एक दबाव होगा सरकारी महकमों पर और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत पेश आएगी। मगर शाह साहब ये बताएं, ये जब इलेक्शन में धांधली का कमीशन कायम हुआ था तो उस वक्त तो वजीर आजम की मौजूदगी ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क़यादत की थी, कमीशन की और तहकीकात भी की थी, और उनका देखिए जी शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस वक्त भी हमारा मुतालबा यही था कि वजीर आजम स्टेप डाउन कर जाएं और उनके इन्फ्लुएंस में इदारे ताउन नहीं करेंगे, और वो वही हुआ। हमने देखा कि नादरा ने और इदारों ने ताउन नहीं किया। अब हमारा वही है। मगर शाह साहब एक बात देखें ना, आपने ये बात उस वक्त नहीं उठाई सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के सामने?
उठाई थी। हमने जो मज़ाकरात हुए थे, शामी साहब आपको याद होगा, वो मज़ाकरात में हमारे मज़ाकरात हुए थे डार साहब के साथ, और उस पर हमारे मज़ाकरात कई महीने लटक गए थे क्योंकि TORs पर हमारा तय नहीं हो रहा था और इस्तीफे पे फिर हमने कमीशन को बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया था। सच्ची बात है, हमने कॉम्प्रोमाइज किया था, रास्ता निकाला था। तो आज आप रास्ता निकालने पर तैयार नहीं है? नहीं शामी साहब, हुकूमत ने TORs बनाए हैं एक तरफा, और ना हमसे मशावरत की है, ना हमारा इनपुट किया है। हमने अपने इनपुट अपना TORs मुरतब किए। पहले तो हुकूमत ने पूरी कोशिश की ऑपोजिशन को फाड़ने की, रखना अंदाजी करने की, गलतफहमियां पैदा करने की, नाकाम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर एक TOR मुरतब करने में कामयाब हो गई। अब अगर हुकूमत संजीदा है और अगर वो दिखावे का ड्रामा नहीं करना चाहती और एक संजीदा कमीशन बनाना चाहती है, हम दावत देते हैं, आए बैठे हमारे साथ, आपके TORs भी हैं, हमारे भी हैं, आए बैठ के बात करें और कोई रास्ता निकालें। जैसे आप फरमा रहे थे, रास्ता निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता? तो बातचीत, आप गोया बातचीत के लिए तैयार हैं, आपका दरवाजे बंद नहीं किए आपने? सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। ठीक है शाह साहब, ये भी फरमाएं कि जो हुकूमती TOR थे उसमें कर्ज मुआफ कराने की शिक भी रखी गई थी कि उसका भी जायजा लिया जाए जब ये कमीशन बने, लेकिन आपके TORs में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस पर हुकूमती जो एहलकार हैं वो एतराज कर रहे हैं कि ये अपोजिशन जमातों ने जानबूझकर कर्ज मुआफी का नाम इसमें नहीं डाला, इस मामले को नहीं छेड़ा, मैं कर दूं, क्योंकि इससे वो खुद गिरफ्त में आएंगे। जामी साहब, पहली बात तो ये है, जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं हम उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं उनको जस्टिफाई करना चाहिए। और हुकूमत अगर देखिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले तहकीक कर रखी है। कर्जे माफ कराने का पनामा से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं, आपके पास लिस्ट मौजूद है, कार्रवाई कीजिए। हुकूमत बैठी क्यों है? ये ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे बंद कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं, लिस्टें आपके पास है, स्टेट बैंक से कागज लें और कार्रवाई करें। शाह साहब, ये भी मुख्तसर बता दीजिए, क्या ये दुरुस्त है कि कौमी वतन पार्टी और NP के अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे की मुखालफत की थी? जी नहीं, ये आपकी इतना दुरुस्त नहीं है। MQM ने भी मशावरत के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि उनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है और उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए, मुस्तफी होना चाहिए। और जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ था, उन्हें मुस्तफी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ था, तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ था, क्यू लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामुद कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े। सब ये फरमा रहे हैं कि सबका वाज़ेह मौक़िफ़ था, लेकिन इत्तफाक नहीं हो सका इसके ऊपर। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि इत्तेदाद हसन साहब ने, यानी ये नुक्ता सिर्फ इखलाकी पर रहेगा। इत्तेदाद हसन साहब ने ये कही बात कि अपोजिशन में कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात पर, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो सका। और पीछे से जो कौमी वतन पार्टी के बैरिस्टर थे उनका नहीं जी हमने कहा हुआ है, नहीं, ये उनका इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके कोशिश करते हैं कि हुकूमत इस पर क्या कहती है वो भी जान सकें। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। आज तो अपोजिशन के जो TORs हैं पनामा लीक्स के हवाले से, उस पर शामिल साहब हुकूमत क्या कहती है, ये जानने के लिए अभी हमें ज्वाइन कर रखे तलाल चौधरी साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? महमूद कुरैशी साहब से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 100% ये मान लिया जाए। उनका कहना यह है कि हम इस पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रास्ते खुले, दरवाजे खुले हैं। तो अब देखिए उस दरवाजे से कोई इस्तेफादा करती है मुस्लिम लीग नून या नहीं? क्यों जी तलाल चौधरी साहब, कोई इस्तेफादा करेंगे आप इससे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी देखिए, सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात की बात है वो किसी भी फोरम पे, वो कोई पार्लियामेंट हो या उससे बाहर हो, वो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और हमने इस खत लिखने से पहले भी आप जानते हैं कि हुकूमत ने कोई रिजिडनेस नहीं दिखाई या हम कोई एक जगह पर अपनी अड़े नहीं रहे। पहले हमने एक कमीशन बनाया जो कबूल ना किया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस का कहा गया, वो कमीशन बनाया गया। हमारे वुज़रा ने तमाम जमातों से राब्ता करके TOR का भी उनसे मालूम पूछा, लेकिन उस वक्त एक ही मुतालबा था कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाया जाए। और उसके बाद अब ये आज सामने आए हैं। एक तो हम इसका शिक वाइज, ये कोई 15 शिकें हैं इनकी, और ये शिक वाइज इसका जायजा लिया जा रहा है।
लेकिन एक हमारा जो मौकफ है अभी कि ना हम इसे को मंजूर कर रहे हैं ना मंजूर कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी भी हुकूमती टीओआर में एडिशन हो सकती है, डिलीट नहीं हो सकता कोई। ठीक, आप ऐड करवा लें कोई अच्छी चीज, डिलीट नहीं करेंगे। गोया अगर वो कहते हैं कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब का और उनके खानदान का एहतसाब हो, तो इसके लिए आप तैयार होंगे कि इनको तरजीहात पे रख लिया जाए इस बात को? देखिए, मेरा ख्याल है कि आप भी गालबन उस मुलाकात में जो लाहौर हुई है उसमें थे और प्राइम मिनिस्टर खुद कह भी चुके हैं, और ये कमीशन यकीनन इसलिए बना है कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का इसके नाम आया है। ये देखिए, इस बात पे हमें अगर कोर्ट बुलाती है सबसे पहले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ यानी 15 की 15 शिकों में अगर आप पढ़ें तो ये सिलेक्टिव अब लग रहा है जो कि एहतसाब, हम सिलेक्टिव नहीं चाहते। ये देखें, इसमें बार बार नवाज शरीफ उसकी फैमिली, नवाज शरीफ उसकी फैमिली, और ये दूसरों को बेल आउट करने की कोशिश है। मैंने कल भी मुझे चांस मिला एक गुफ्तगू करते हुए, प्रेस टॉक करते हुए, आपके चैनल वो चलाते रहे, कि ये सारा इत्तेहाद ये एहतसाब से बचने के लिए, करवाने के लिए नहीं है, और खुसूसन कर्जा माफ करवाने वाली शिक जो है, जो आधे घंटे का काम है। अब कौम को उन शुरफा का नाम बताने में क्या हर्ज है? ये उसको नहीं डालेंगे, मैंने कल भी कहा, और आज अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि वाकई हम इसको नहीं डालेंगे, और ये हज़फ कर दिया उन्होंने। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब वो नाम तो उस फहरिस्त वो तो दस्तयाब है, उससे हुकूमत की जिम्मेदारी वो मंजर यहाँ पर लेके आए। देखिए, अगर इतना खौफजदा नहीं है और इन्हें ऐसा कोई डर नहीं है, तो इन्हें चाहिए था कि वो भी एक साथ लिख देते और मेहरबानी करते 15 की बजाय 16 कर लेते। और दूसरी बात यह है, देखिए, बार बार बाहर आके तमाम जमातें पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं और अपने ही मुश्तरका एलामिये की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। मुश्तरका एलामिये में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन बाहर आके सारे कह रहे नहीं हम तो मांग रहे थे। भाई, आप अपने किए पर अमल नहीं कर रहे, आप अपने एलामिये को बाहर आके इखलाकी जुर्रत रखें, कहीं जी अभी हम नहीं मांग रहे, और हमें कह रहे हैं कि हमारे जनाब इस मुतालबे पे आप पूरा मान लें। जरा इस पे तबसरा खुसूसन शामिल साहब को होना चाहिए। साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इत्तला ऐसी है कि जवाब आपको मिल रहा है या मिलने वाला है या मिल चुका है? देखिए शामी साहब, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, ठीक, और ऐसा माहौल बनाना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, अपोजिशन का भी काम है कि जिसमें कोई अदारा वहां इंडिपेंडेंट रह के और कोई अदारा अपनी इज्जत महफूज रख के काम कर सके। ऐसे किसी माहौल में जब रोज जलसा और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस खेला जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी अदारा जो है वो इस जानिब बढ़ने से पहले सोचेगा। हमने ये शर्त भी अपोजिशन की पूरी कर दी, हमने वो खत भी लिख दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में है बॉल, वो जो फैसला करे। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। शाम साहब, 15 शिकें तो उसके पहले नुक्ते में है, फिर कमीशन का जो कानून है वो कह रहे हैं नए सिरे से बने, और फिर कमीशन के इख्तियारात के भी उसमें जिक्र किया गया कि उसमें तमाम सूबाई हुकूमतें और नैब, FIA, IB, SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SCCP और तमाम इदारे जो हैं वो ताउन फराहम करेंगे इस कमीशन को। ये 250 अफराद हैं जिनकी तहकीकात होनी। नहीं सर, 400 और भी तो आ रहे हैं और 400 और आ रहे हैं, तो 650 हो जाएंगे। 650। और फिर देखिए, जिन ये नाम है जिनके आने वाले, थोड़ा सा सब्र कर लें, तो इसमें क्या मजाका है? यानी देखिए, आप पनामा लीक्स के बाद के मामला देखें ना, वहां से शुरू हो, ठीक, आप चीजें जो हैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक। और जब ये बात कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर इंक्वायरी कर रहे हो और कमीशन उनकी क़यादत में काम कर रहा हो, तो तब भी आपको ये खौफ हो कि अदारे उनसे ताउन नहीं करेंगे, तो ये तो एक किस्म का एक बड़ी बेअदबी है और एक किस्म का मिसट्रस्ट है। तो ये भी इनको गौर करना चाहिए। जमहूरियत जो है वो अदारों के एहतराम से आगे बढ़ती है, दुरुस्त है। देखिए, आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कल तहरीक इंसाफ की हो सकती है, इससे पहले गुजरे हुए कल में पीपल्स पार्टी की थी। इनको हर पार्टी को हक हासिल है बिल्कुल कि वो अपने वोट हासिल करे
अपनी हुकूमत बनाए, ठीक है। लेकिन कायदे ज़ाब्ते में काम करें ताकि स्ट्रेंथन हो जमहूरियत। ठीक है शाम साहब, एक ब्रेक हम ले रहे हैं, यहाँ पर वापस आते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज जो बन्नू में खिताब किया उसका जिक्र भी करेंगे, और जो अपोजिशन के TURs हैं इसमें 2-3 बड़े अहम निकात भी हैं सवालात की सूरत में, वो भी हम उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा लीक्स के हंगाम बड़ा दिलचस्प एक मैसेज मुझे शाम साहब मौसूल हुआ है, और ये शेख रशीद साहब ने भेजा है। शेख रशीद साहब लाल हवेली वाले नहीं, गुजरात वाले, गुजरात यूनिवर्सिटी के उस्ताद है वहाँ पर। मगर ये कोई ऐसा लगता है कि लाल हवेली में कुछ देर गुजार के आए हैं। हाँ, वो आहंग तो है उनमें। तो उनका मैसेज ये है कि लगता है ये तलाल चौधरी साहब दिफा कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के असासों का, इत्तेदा हसन साहब दिफा कर रहे हैं जरदारी साहब के असासों के, और इमरान खान साहब तो दिफा कर रहे हैं जहांगीर तरीन के असासों के। सुना है कुछ लोग दूसरों के एहतसाब में इंटरेस्टेड हैं। ये गुजरात वालों से पूछ लें। अच्छा सर, ये जो TURs मुश्तरका आए हैं अपोजिशन के, उसमें 2-3 बड़े अहम निकात थे। एक तो जो एहतसाब का मामला है वो 1985 से 2016 तक सिर्फ वजीर आजम के लिए, हाँ जी, उसको उस टाइम ड्यूरेशन दी गई है कि 85 से 2016 को। हाँ ठीक है। और दूसरा एक सवाल ये रखा गया है कि सन 2000 से लेकर ऑनवर्ड क्या वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो बाहर रही वो स्टेट गेस्ट रहे ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, यानी सरकारी मेहमान थे सऊदी अरब में? हाँ, क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के बिहाफ पर। हाँ, और दूसरा सवाल से जुड़ा ये है कि उस दौरानिए के दौरान क्या उनको कुछ गिफ्ट्स मिले, कुछ तोहफे तोहफ़ मिले, और अगर वो मिले तो वो क्या उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिटर्न किए या नहीं? देखिए असल में ये जितने भी क्योंकि इत्तेदा हसन से जहाँ वकील इकट्ठे हो जाते हैं ना, और इस तरह के वकील इकट्ठे हों, उनका काम होता है कि कोई काम आगे न चले, ये नुक्ते पैदा करते चले जाए। तो ये तो एक ऐसे बेनुकत किस्म के नुक्ते हैं, और ना इस वक्त इनका कोई महल है, ना इस वक्त इनकी कोई ज़रूरत है। बुनियादी बात जो है वो कि पनामा लीक्स के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं या जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी तहकीक को तफ्तीश हो। ठीक। और बाकी उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ जो सलूक करना चाहते हैं वो सबके साथ हो, जरदारी साहब के साथ भी हो, असफंजार वली के साथ भी हो, खुर्शीद शाह साहब के साथ भी हो, सबको एक कतार, इमरान खान साहब के साथ भी हो, चले सबको एक कतार में खड़े रखें और जहां धक्का देना दे दें। बिल्कुल। अच्छा, शेख साहब का जिक्र आया तो शेख रशीद साहब का भी एक वैसे बयान मेरे पास था, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म आज बन्नू में थे तो मेरा ख्याल है पहले उनका क्या कह रहे हैं दिखा दूं आपको? दिखा दे। आइए देखें जरा शेख साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में, पहले वो क्या फरमाते थे और आज क्या फरमा रहे थे। छाज तो बोलते हैं, छाननियां भी बोल रही हैं। वो आसफ जरदारी की बिल्लो रानी भी बातें कर रही है। आसफ जरदारी साहब, इतना हराम कमाया है आपने, इतना हराम बनाया है आपने, थोड़ा सा उस पे बिल्लो रानी पे लगाओ, इसकी फनी खराबी दूर कराओ। शहजादा है भाई, शहजादा है, मेरा दिल से कह रहा हूँ शहजादा है। सियासत में तब्दीलियां आती रहती। देखें बिलावल ने जो बात की है कि मोदी के यारों को एक धक्का और दो, वो मेरी दिल की आवाज है। तुम चलो। अच्छा, अगर मुझे ये पता होता कि ये मैं चलाने, आपने दो ये एक चलानी है तकरीरें, तो मैं आपको न चलाने देता। ठीक है, मैं आपका नुक्ता समझ गया। हमारे मजाज के खिलाफ नहीं, वाकईतन मैं हकीकत मैं बयान करना चाह रहा हूं कि मैं जाती तौर पर भी नहीं चलाना चाह रहा। तो आपको याद होगा जब पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। शेख साहब खुद तो शर्मिंदा हो या ना हो, बरा हमें जरूर शर्मिंदगी हुई है। बिल्कुल ठीक है, अब इसको छोड़े, आगे इसको छोड़ते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म थे बन्नू में और वहां पर मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद थे, और तकरीर वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जरा पहले मौलाना फजल रहमान साहब का जुमला आपको दिखाता हूँ, उन्होंने क्या कहा। जिन्होंने कल परसों लाहौर में जलसा किया और जिसके नौजवान दरिंदों ने अपने ही जलसे के शरीक खवातीन पर हमला किया, उनकी इज्जतों पे हमला किया, कि हमारी सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी ड्यूटी ये है, सबसे बड़ी ड्यूटी ये है, कहते हैं चूहों को मारो। अब जो लोग अपने सूबे में चूहों से डरते हैं वो पंजाब के शेरों पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म घर जाएंगे या जेल जाएंगे ये मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर आपकी बारी आई
तो ना आपको घर मिलेगा ना आपको पाकिस्तान मिलेगा, तुम्हें तो ससुराल में जाना होगा। माशाल्लाह, एक तो उनको सेहत में देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि बीमार हैं। हाँ, एक ऐसे था, आर्जी सा मामला था। अभी खुर्शीद कसूरी साहब के घर पे एक नशस्त थी चाय की, तो वह महनाज रफी साहब भी मौजूद थी, दूसरे पीटीआई के लोग भी, एक दो हमारे दोस्त थे, दूसरे आजाद लोग भी थे। तो वो ये जो जलसे में पीटीआई की ख्वातीन का मामला हुआ ना, उस पर बहस जारी थी। तो महनाज रफी कहने लगी कि ये मुस्लिम लीग नून को इतनी कुछ तकलीफ हो रही है, इसकी ख्वातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके लीडरों ने इस पर शोर मचाया है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर पीटीआई की ख्वातीन को इस पर एतराज नहीं है तो मुस्लिम लीग नून को क्या जरूरत है इस पर एतराज करने की। लेकिन आज कुछ ऐसी वीडियोस एविडेंस भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चैनल्स पे चले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद जो ऐसा करने वाले थे उनका ताल्लुक किसी और जमात से था, पर्चा भी दर्ज करवाया गया और उनका डेटा नादरा को भी भेजा गया। लेकिन शामी साहब, जैसे शेख साहब का बयान चलाने पर अफसोस हुआ, वैसे मुझे ज़ाती तौर पर यह अफसोस भी है कि वो जो वीडियो थी वो नहीं चलानी चाहिए थी और बार बार उसको नशर नहीं करना चाहिए, उसमें खवातीन की शनाख्त हो रही है। जी हाँ, को अच्छी बात नहीं है भारत। अब मगर ये देखिए, इस मामले में बड़ी एहतियात की जरूरत है और आइंदा से सियासी जमातों को इसकी खबर करनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, इमरान खान साहब का जलसा 30 अक्टूबर का हुआ था, जहां से उनकी सियासत जो थी उसकी नई लाहौर में यानी नया रुख इख्तियार किया उसने और नई रूह उसमें बेदार हुई। उसमें लाखों अफराद थे। जी हाँ, और ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। एक फैमिली गेट टुगेदर मालूम होता था, कोई बदनज़मी और कोई बदनज़मी इस तरह की खुद वहां पता, मैं नोट किया, कोई बदनज़मी। अच्छा शाम साहब, फिर वज़ीर आज़म साहब भी मुखातिब हुए जलसे से, तो उन्होंने बन्नू में 4 बड़ी शाहराहों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म तो फुल फॉर्म में है ना। हाँ जी, और एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। फिर जो बन्नू एयरपोर्ट है उसे एक बैनुल अक़वामी स्टेटस देने का भी उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे उसे करें। अच्छा, अगर बन्नू एयरपोर्ट का अगर बैनुल अक़वामी स्टेटस हो तो फिर उसका नाम मौलाना मुफ्ती महमूद के नाम पे रखना चाहिए। ये मशवरा आ गया। हाँ, ये मशवरा मैं उनको दे रहा हूँ। चलें, कि मौलाना मुफ्ती महमूद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। आइए देखें जी वज़ीर साहब ने फिर क्या कहा सियासी मुखालिफिन को मुखातिब करके। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है। तो मैं सोच रहा था, अभी मौलाना साहब को कहा मैंने कहा आपने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है, उनको भी नहीं पता कि उनका किन से वास्ता पड़ गया है। अल्लाह के फजलो करम से हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का मैंडेट लेके आए हैं। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, वो मैंडेट वो उसमें आप हारे हैं। अवाम ने आपको शिकस्त दी है और अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल क्या समझ। ये मसूर की दाल का क्या वाकया सर? ये आपको मुहावरा मालूम होना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज मांगता है जो उसको जेब नहीं देती या जिसका वो मुस्तहिक नहीं होता, तो उसको ये कहते हैं कि मसूर की दाल जो है, आप जैसे चंपू को मिलेगी मसूर की नहीं, दाल। अब तो इस जमाने में तो वो ठीक है मुहावरा की बड़ी महंगी हो गई है, लेकिन के माजी में बड़ी ये मसूर की दाल तो नहीं, मसूर की दाल तो बड़ी ठस्सेदार दाल समझी जाती है। ठीक है। यानी अच्छा, हर कोई जो है उसके सामने पेश नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, यानी ये जो नवाज शरीफ साहब ने ना, आप ये कह रहे थे उनके सियासी तौर पर तन्हा हो गए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पूरी ताकत के साथ और शान शौकत के साथ उनके साथ आ खड़े हुए। इसी तरह से हासिल बदंजो साहब, उनकी पाकिस्तान नेशनल पार्टी, इसी तरह महमूद खान चकजई साहब की मिल्ली अवामी पार्टी और पख्तून मिल्ली पार्टी अवामी पार्टी, फिर इसी साजिद मीर साहब जमीयत अहले हदीस के जो रहनुमा, और इजाजुल हक साहब जो मुस्लिम लीग जेड के रहनुमा है। भाई अगर जो हमारे शेख रशीद साहब हैं, अगर वो एक वन मैन पार्टी के रहनुमा होकर एक ताकत का सिंबल बन सकते हैं, तो इजाजुल हक के साथ तो उनसे ज्यादा ही आदमी होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो इजाजुल हक साहब की पार्टी भी एक अपनी एक पहचान रखती है। बिल्कुल ठीक तो है। और फिर मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर वो लोग हैं जो कह रहे हैं सिस्टम चले। तो नवाज शरीफ साहब ने अब अपने इर्द गिर्द लोग इकट्ठे कर लिए हैं, और देखिए पश्तून भी और बलोच भी, ठीक है, ये अब उनके
उनका जो हिसार है और दौरा भी उन्होंने अपने कोयटा- इर्द गिर्द कायम कर लिया। कोयटा का दौरा, दूसरा दौरा कोयटा का पख्तूनख्वा दौरा, फिर पहले बन्नू का मानसरा दौरा। गए हुए थे। हाँ जी। अच्छा शाम साहब, खान साहब भी पेशावर में एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा ये जो वज़ीर-ए-आज़म जब मानसर आए तो यूनिवर्सिटी बंद की गई, आज बन्नू में आए हैं तो स्कूल बंद किए गए, इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि तालीमी जो सिलसिला है उसमें हरज होता है। किसने बंद किए? वो ये मुकामी इंतजामिया को नोटिस दिया गया। मुकामी इंतजामिया समझी होगी क्योंकि लोग आएंगे, बहुत हंगामा होगा और बच्चे जो हैं वो हादसा पेश आ सकता है, बच्चों के लिए मुश्किलात होंगी, सड़कों पे रुकना पड़ेगा, ये भी हो सकता है ना। चले, इसलिए अगर मुकामी इंतजामिया ने ये फैसला किया है तो उन्होंने अपने बच्चों के मामले को बेहतर तौर पर देखते हुए ये फैसला किया होगा। बहरहाल खान साहब जो है और उनकी जमात अगर कोई एक्शन लेना चाहती है तो ले ले, पता लग जाए क्या एक्शन लेते हैं, बिल्कुल फिर इसमें तबसरा करेंगे। एक ब्रेक और खान साहब को भी देखिए, खान साहब को इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए। अगर वो चेयरिंग क्रॉस पर आकर जलसा कर सकते हैं इजाजत ना मिलने के बावजूद और जिद लगा सकते हैं कि यही जलसा करेंगे, तो अगर वहां कोई छुट्टी चपट्टी हो गई है तो उसमें भी कोई इतना जज्बाती ना हो। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं, वापस आते हैं तो कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी वो जाँ बहक हुए हैं ज़ेर हिरासत, उनका हम जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब हुसैन जिन्हें इतवार को हिरासत में लिया गया वो इंतकाल कर गए हैं और ये भी शाम से मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही इंतकाल कर चुके थे और इनकी 90 रोज़ा इनको रिमांड पर लिया गया था और इनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। तो किरण खान मजीद रिपोर्ट्स के साथ हमारे साथ हरकतें कल बंद हुई इनकी। जी जी जी, यानी बातों का प्रेशर में, दबाव में, खौफ में दिल की हरकत बंद हो सकती है। लेकिन ये जो कस्टडी में किसी की हलाकत है ना, ये नाकाबिल मुआफी है। इसकी तो तहकीकात जो है यही आला मुतालबा फारूक तरीन सत्तार सतह साहब पे ने भी होनी किया। चाहिए, कोई रू रायत नहीं करनी चाहिए। और अगर जिनकी कस्टडी में ये थे अगर वो कसूरवार पाए जाएं तो उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन पर 302 के पर्चे कटने चाहिए। और ये अब इनकी जिम्मेदारी है रेंजर्स की और उन हुकाम का जिनकी कस्टडी में होते कि अपने आप को बेगुनाह साबित करें। चलें, किरण खान बताइएगा आफ्ताब हुसैन के बारे में क्या मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आई, क्या कहते हैं अस्पताल के जराए? जी बिल्कुल, अस्पताल जराए जो हमारी बात हुई थी, एक तो उनका ये कहना था कि जब आफ्ताब हुसैन को लेकर आई हैं तकरीबन 7:55 पर सुबह, तो उस वक्त वो बेहोश आए थे और उनकी यानी कि पल्स और बीपी जो था वो रिकॉर्ड पर भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही लो था। जिसके बाद उन्हें 20 से 25 मिनट की ट्रीटमेंट दी गई लेकिन वो जाबर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ बाकायदा और पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यही है कि धड़कनें कल्ब बंद हो जाने की वजह से उनका जो है इंतकाल हुआ है। तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि उन्होंने डेड बॉडी भी देखी है और उन पर तशद्दुद किया गया है जिसकी वजह से जो है उनका इंतकाल हुआ। इसकी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा है, ना सिर्फ सिंध हुकूमत से बल्कि वफाकी हुकूमत से। किरण, आज आप उनके घर भी गई थी, उनके अहले खाना से भी आप मिली, क्या रिपोर्ट करेंगे आप उनके बारे में? कब से मुत्तहिदा के साथ वाबस्ता थे और लवाहिकीन में कौन कौन है? जी बिल्कुल, आफ्ताब हुसैन के जब हम घर गए हैं तो वहाँ पे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 1990 से ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए थे। इसके बाद 2002 से डॉक्टर फारूक सत्तार के एज ए कोऑर्डिनेटर इन्होंने काम शुरू किया था और अब तक उनके कोऑर्डिनेटर ही साथ साथ वो चल रहे थे। और जब उनको संडे को जो है रेंजर्स ने उनके उनका ससुराल है दस्तगीर में जहाँ पर वो मौजूद थे, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया था जहाँ पर वो अपना एक घर भी बनवा रहे थे क्योंकि ये मदीन में रहते थे। ये 4 साल पहले यहाँ पर आए थे, इनका घर कितने बच्चे हैं इनके? यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गए। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 5 बच्चे हैं जिनमें से 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है, 2 बेटे हैं और सबसे छोटा बेटा 2.5 साल का है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बहुत शुक्रिया किरण। और बहरहाल मैं तो इसमें शरीक हूँ, MQM के मुतालबे में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल ठीक। और इस तरह किसी रूरात के बगैर कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान पैसे दे तो F-16 खरीद ले। सरताज जी साहब ने कहा है जनाब कि हम फिर मुतबादिल ऑप्शन तवील उस पर डिस्कशन करनी चाहिए थी, कल करेंगे। देखिए इस वक्त अमेरिका जो है पाकिस्तान को फौजी इमदाद देता है, उससे फिर आप खरीदारी करते हैं। तो F-16 जो है
F-16 बेचने से इनकार नहीं किया अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि वो जो इमदाद की मद में जो रकम देनी थी उसकी बजाय गोया आप कैश खरीद लें। बिल्कुल ठीक। खुद अपनी रकम का इंतजाम कल फिर इस पर तफसील से बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।